दूर का ढोल सुहावन लोगों को समझा देते हैं। नीतीश जी की सरकार ने तो ये कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया। क्यों टैक्स फ्री किया? किसके इशारे पर किया? अगर वैचारिक तौर से करते हैं तो दंगा फैलाने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए, धार्मिक इंसानियत का जो माहौल है उसको समाप्त करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि रामविलास जी अब और नहीं रहे हैं। दूसरी ओर हम जब देखते हैं तो बाथे नरसंहार के जो अभियुक्त होते हैं उन अभियुक्तों को नीतीश जी की सरकार आते ही मुक्ति मिल जाती है। बिहार की राजनीति के पुरोधा, बहुजन आंदोलन के कद्दावर नेता, सोशल जस्टिस को जीने वाले मेरे साथ उदय नारायण चौधरी हैं। ये तो इनका सामाजिक परिचय था। एक राजनीतिक परिचय है कि बिहार विधानसभा में 2 बार स्पीकर रहे, मंत्री रहे और अब घर घर में बहुजन आंदोलन को पहुंचा रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई को तेज कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। आज एक बड़ी घटना हुई है दिल्ली में। शरद यादव की जो पार्टी थी और लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उन दोनों का विलय हुआ है। क्या है इसका राजनीतिक भविष्य, बिहार में क्या होगा, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए उदय नारायण चौधरी जी मेरे साथ हैं। शुक्रिया सर समय देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आज की जो पूरी राजनीतिक घटना है? सबसे पहले मैं शरद यादव जी को धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इतने बीमार अवस्था में भी, शारीरिक तौर से वो बीमार हैं लेकिन मुझे मानसिक तौर से बड़ी स्वस्थ नज़र आते हैं और विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने, जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द मैं बता दूं, जो कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा उन्होंने कि वो दंगा फिल्म है, एकदम बेशक नंगा सत्य कि वो दंगा फिल्म है। जिस तरीके से लालू यादव जी ने पिछली बार जब जा रहे थे पार्टी में, जब आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, तो उन्होंने कहा कि देश सिविल राइट की ओर जा रहा है देश में। तो ये सब का एक कंक्लूजन था और अब वो दिखाई दे रहा है। और इस परिस्थिति में लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक ऐतिहासिक घटना घटी है। हम इस ऐतिहासिक घटना को, और भी शरद यादव जी से उन्होंने स्वयं भी कहा है कि अब व्यक्तिगत तौर से, शारीरिक तौर से वो घूम नहीं सकते हैं, लेकिन फ़ोन के द्वारा लोगों से वो बात कर सकते हैं, लोगों को एक जगह मिलाने का काम कर सकते हैं, कनेक्टिविटी एक दूसरे से बनवा सकते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके बीच में। और अब संविधान तभी बचेगा जब बहुजन समाज के लोग एक फ्रंट पर आएंगे। संविधान तभी बचेगा जब हम अपने जो विरासत में हमारे पूर्वज रहे हैं, चाहे वो पेरियार हों, ललई सिंह यादव हों, साहू जी महाराज हों, अंबेडकर साहब हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, लोहिया हैं, जगदेव जी हैं, ये सब की विरासत को हम तभी बचा सकते हैं, जो विचार मिला है हमको, जब हम उसको वैचारिक तौर से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये पेरियार ने अथवा लोहिया जी ने, अंबेडकर साहब ने, आखिर क्या कारण था कि पेरियार ने मनुवाद के खिलाफ इतना ज़बरदस्त वहाँ आंदोलन चलाया साउथ में, जिसका नतीजा है डीएमके। क्या कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया? तो इन बातों को हमको अभी समझना होगा और समझ करके जो वर्तमान राजनीति है उससे जोड़ना होगा। और ये जुड़वाने की भूमिका हम समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो इस समाज से आते हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सब लोगों को एक सूत्र में बांध के लेके चलना होगा। कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आया और यूपी का चुनाव को जो रिजल्ट आया, कुछ समानता लग रही है? देखिए, ये तो मैनेजमेंट का खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट का खेल है। हर बूथ से बीएलओ के माध्यम से
ज़्यादा नहीं 25-25 ही बूथ, ये तो पता है बिहार में कि किस जाति का वोट कहाँ जा रहा है, ये पता था यूपी में कि किस जाति का वोट कहाँ जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं 25-25 हर बूथ पर मुसलमान जो अकलियत के लोग हैं, यादव जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन सब लोगों के अगर काट दिया, ज़्यादा नहीं 10-10 वोट काट दिया हर बूथ पर, तो आप सोच लीजिए जहाँ 400-400 बूथ है वहाँ कितना वोट कट गया। ये तो बहुत होशियारी है, जबकि पता है कि ये वोट कहाँ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है लोगों को कि ये वोट कहाँ जाने वाला है, किस पार्टी को जाने वाला है। नेताओं तो की ये चुप मैनेजमेंट किया लोगों ने। फिर उसी तरह से टिकट के बंटवारे में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी 2-4-10 हो ही जाती है, उसका भी प्रयोग किया इन्होंने। पैसे का खेल किया इन लोगों ने, बहुत बड़े लेवल पर पैसे का भी खेल हुआ है। प्रशासनिक महकमों का भी उपयोग किया है इन्होंने। आखिर क्या कारण है कि ईवीएम ले जाते हुए एडीएम पकड़ाता है, ईवीएम मशीन ले जाते हुए कूड़ा खाने में फेंका हुआ पाया जाता है ईवीएम? कहाँ से आ गया भाई? उसी पीरियड में ईवीएम कूड़ा खाना में फेंका रहा है। अगर गलती नहीं थी तो 2-2 एडीएम कैसे सस्पेंड किए गए यूपी में? 4 बजे के बाद बिहार में वोटिंग काउंटिंग को रुकवा दिया गया और 5 ही वोट से 6 वोट से सरकार नहीं बनी है। कहीं 14 वोट, कहीं 20 वोट, कहीं 100 वोट से हरा दिया, और भी पोस्टल बैलेट से लास्ट में गिनती करके। तो ये तो साजिश के तहत सरकार नहीं बनी है। बिहार की सरकार साजिश की वजह से नहीं बनी। और बिहार में कितना एनडीए को जितना वोट आया है और आरजेडी के गठबंधन को जितना वोट है, 12,000 वोट का फर्क है ना, मात्र 12,000 वोट का। 1,56,00,000 इधर आया वोट एनडीए को, 1,56,00,000 और आरजेडी को गठबंधन को भी 1,56,00,000 वोट है, मात्र 12,000 का वोट का फर्क है। इस तरीके से सरकार लोगों ने साजिश के तहत बनाने का काम किया। क्या है, आप लोग की कोई रणनीति बदली है आरजेडी की? आप लोग कुछ सड़कों पर उतरने का प्रोग्राम बना रहे हैं? राजनीति विचार को पंचायत तक, गांव तक पहुंचाना है। अगर हम अपने संवैधानिक बचाव के विचार को, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे सीबीसी हो, सीबीआई हो, कैग है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की जो दफ्तर है वो, या सुप्रीम कोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ऑफिस है, वो जब इस पर इसकी ताकत को कमजोर कर दी गई, जो चेक एंड बैलेंस संविधान के अनुसार करता था, तो अब बचा ही क्या? सीबीआई है, ईडी है, इसका प्रयोग केवल विपक्षियों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए हो रहा है। तब कहाँ से बचेगी अब लोग? कैसे आप लोग पंचायत तक पहुंचेंगे? आप लोग के पास तो टीवी अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, सड़कों पर आएंगे? सड़कों पर तो आना ही पड़ेगा ना। कोरोना में स्कूल सब बंद कर दिए गए, किसको नुकसान हुआ? सब जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको नुकसान हुआ, उनके परिवार के लोगों को नुकसान हुआ। नोटबंदी में हजारों हजार फैक्ट्रियां बंद हो, कौन बेरोजगार हुआ? कोरोना के समय में काम के घंटे को बढ़ा दिया, 8 घंटा से 12 घंटा कर दिया। एक एक जगह पर हमला हो रहा है जहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, ये किसान आंदोलन में कहा गया था कि 22 तक इसकी आय दुगनी कर दी जाएगी। जब वो अपने मांग के लिए खड़ा होते हैं, धरना पर बैठते हैं, उसमें 700 मजदूर किसान की मृत्यु हो जाती है, ठंडा से, गर्मी से, बरसात से, बीमारी से, उसकी कोई देख रेख नहीं है। तो कुल मिला के देश में अभी अशांति का वातावरण है। लेकिन आंधी चलने के पहले, तूफान आने के पहले जिस तरह से शांति हो जाती है, उसी तरह से हमारे देश में ये प्रशासनिक आवरण उठा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग
सत्ता के सहारे अभी शांति बनाए हुए हैं, लेकिन देश में खलबली है जो घटना है उससे। लोगों के मन में खलबली है कि अब क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे बचेंगे। लालू यादव से आप लोग की बैठक हुई थी पिछली बार, क्या कह रहे थे? बहुत चिंतित थे, देश बचेगा कि नहीं बचेगा। इंसान इंसान के बीच में जिस तरह से नफरत पैदा किया जा रहा है, चिंतित थे कि इसको कैसे रोका जाएगा। तब तो उन्होंने कहा कि देश सिविल राइट की ओर बढ़ रहा है, गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के साथ आप हर बड़े प्रोग्राम में हो रहे हैं, क्या विजन है उनका, क्या? तेजस्वी यादव का विजन बहुत स्पष्ट है। लोगों ने उस तेजस्वी यादव को मान भी लिया है कि हमारा अगला विधानसभा दल का नेता वही बनेगा। अब तो लड़ाई है, ये मान के चलना होगा कि हम विधानसभा लोकसभा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ने जा रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। जो पेरियार, ललित सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, अम्बेडकर साहब का जो विचार था, लालू का जो विचार था, उसको जो विरासत में मिला है, उस विचार को गांव-गांव तक फैलाने के लिए हमको संघर्ष में जाना होगा। अपने पंचायत तक, बूथ तक इन बातों को समझाना होगा लोगों को। नीतीश जी का खटपट दिख रहा है, क्या कोई बदलाव देख रहे हैं? उनका नाम लेना बेकार है। अब नीतीश जी के यहाँ खटपट क्या होगा? जो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो कुर्सी के लिए केवल कर रहे हैं। बहुत वो नाम लेते हैं, अकलियत की बात कभी कभी करते हैं, अल्पसंख्यक की। दूर का ढोल सुहावन, लोगों को समझा देते हैं। नीतीश जी की सरकार ने तो ये कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया। क्यों टैक्स फ्री किया? किसके इशारे पर किया? अगर वैचारिक तौर से करते हैं तो दंगा फैलाने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए, धार्मिक इंसानियत का जो माहौल है उसको समाप्त करने के लिए। वाह। लोग कह रहे हैं कि रामविलास जी अब नहीं रहे हैं। दूसरी ओर हम जब देखते हैं तो बाथे नरसंहार के जो अभियुक्त होते हैं, उन अभियुक्तों को नीतीश जी की सरकार आते ही मुक्ति मिल जाती है। लोग कह रहे हैं कि अब लोग मारे जाते हैं, दलित लोग जानकार कह रहे हैं कि अब लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, रामविलास जी अब रहे नहीं, तेजस्वी चिराग मिलने वाले हैं, आप जैसे लोग हैं, और हो सकता है कि नीतीश जी भी इसी पाले में आ जाए। मैं तो कहता हूं कि लालू जी को तो लोगों ने चुनाव से वंचित कर दिया है। वोट से नहीं कर सकते थे तो कोर्ट से करा दिया उनको, और चूंकि विचार के पक्के थे, कमिटेड थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए थे, इसलिए उनको जेल का दर्शन करा दिया। चुनाव नहीं लड़ सकते। शरद जी हैं नहीं, बाकी सब लोग तो अच्छे, रामविलास जी भी नहीं हैं। अब तो ज़रूरत है इस बात की कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, सब जिनके नया जो अभी उभरा है नया लीडरशिप, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, ये सब लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, या और छोटी छोटी पार्टियों के जो लोग हैं, हम चंद्रशेखर रावण को भी कहते हैं। इन सब लोगों को एक फ्रंट पर आना चाहिए, और ये बात जो भी छोटी छोटी पार्टियां, अकलियत के भी जो फ्रंट ला रहे हैं, और एक बात सोचना चाहिए कि विधानसभा और लोकसभा की कितना सीट मिलती है, नहीं मिलती है, इन बातों को छोड़ करके एक बात करना चाहिए कि कैसे हम बीजेपी मुक्त भारत बना सकते हैं। ये लड़ाई होनी चाहिए, और तब आप अपने हिस्सेदारी की भी बात करिए। तो मेरे साथ उदयनारायण चौधरी थे, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। आरजेडी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने बीजेपी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।